गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप बढ़िया मजे में होंगे आप। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, हमारे पास लेसन नंबर 6 क्लास 11। यह आज हमारे पास इस लेसन का आखिरी टॉपिक भी बनता है। इसके बाद हम इस लेसन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको आज की मतलब डेट में हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो क्लास है एक 11th क्लास के आधार पर और आगे बड़ी क्लासेस के हिसाब से, बड़ी क्लासेस में बीएससी और एमएससी लेवल को लेकर बनाई गई है। इस क्लास में आज हम आपको द्विविमीय टक्कर या समतल में टक्कर या तिर्यक टक्कर के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को पूरा देखिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वह शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, यहां मैं आज आपको द्विविमीय टक्कर को दो डायग्राम के आधार पर बताऊंगा, ठीक है ना। फर्स्ट डायग्राम जो है आपकी एक नॉर्मल छोटी क्लास के हिसाब से ठीक है, लेकिन आप बड़े डायग्राम को भी ध्यान में रखते हो तो आपके पास ये टॉपिक एक काफी इंपॉर्टेंट, काफी बेहद इंटरेस्टिंग आपके पास रहेगा, ठीक है। चलिए आज हम हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने ये कहा स्टूडेंट्स समतल में टक्कर और तिर्यक टक्कर, जिसको द्विविमीय टक्कर के नाम से भी बोला गया है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, मैं यहां पे समतल बनाना चाहता हूं। हमारा पहला भाग है ये वाला भी, फिर बाद में मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा जो अदर एग्जाम की दृष्टि से आपके पास, अदर एग्जाम से मतलब है बीएससी और एमएससी को लेकर एक काफी बेहद इंपॉर्टेंट होगी आपकी। आप में से यदि कोई बड़ी क्लास में कोई स्टूडेंट्स आपके हैं तो आप उनको ये शेयर करें और उनको कहें तो वो अपनी फेयर कॉपी में वो भी आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये कहा हमारे पास यह एक समतल है। जैसा कि आपको हमने हमारी पहले वाली क्लासों में कई बार बताया है, समतल जो होता है दो अक्षों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। हमारे पास अक्ष है जैसे एक्स डैश ओ और ये एक्स, वाई ओ वाई। आप ये मत समझिए कि सर आपने तो इसको एक्स डैश या वाई डैश आपको देना चाहिए। ये इसमें समतल है, अपने पास कोई सा भी दो तल है, दो अक्ष है सॉरी, और उन दो अक्षों के सापेक्ष कण गतिमान है। देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मानिए आपके पास पहला कण है यह, ठीक है, और दूसरा कण बनता है आपके पास यह। चित्र में कण बना देते हैं अपन। ये तो है अपने पास m1 उदाहरण के तौर पर, जिसका प्रारंभिक वेग अपने पास बन जाता है कितना, u1 के रूप में। मतलब कि पहला कण जो है m1 वह अपने प्रारंभिक वेग u1 से गतिमान होता है, ठीक है। और दूसरा कण जो है m2, ये स्टूडेंट्स अपने पास है m2 कण, जिसका प्रारंभिक वेग बनता है u2 के रूप में, ठीक है। ये दो कण अपने पास है जो प्रारंभिक वेग u1 और u2 से गतिमान है। इस एक अक्ष के सापेक्ष देखिए, इस कण के कोण को मान लेते हैं हम α1 और इस कण के कोण को मान लेते हैं हम α2। आप चाहो तो θ1 θ2 भी यहां पर ले सकते हो, या β1 β2 भी ले सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है आप इसको कैसे और किस तरह से रीड करें, ठीक है। चलिए अब हमने कहा ये दोनों कण आते हैं बिंदु O पर टक्कर करते हैं। देखो समतल मतलब यह, इसके निर्देशांक निकालते हो आप तो x और y दोनों रूपों में होंगे, इसके निर्देशांक भी x और y दोनों रूपों में होंगे, इसलिए समतल में गति कहलाती है। जो टक्कर अभी तक हमने पढ़ी थी सीधी टक्कर थी, मतलब कि कण x अक्ष में ही गतिमान था या y अक्ष में ही गतिमान था या z अक्ष में ही गतिमान था। अब हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है स्टूडेंट्स कि यहां जो कण है ना वह अपने साथ दो निर्देशांक रखता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, आप इसके निर्देशांक निकालना चाहते हैं तो आपको एक लंब x अक्ष पे एक लंब y अक्ष पे आपको डालना होगा। दो निर्देशांक आपको यहां पर प्राप्त होंगे जो बताते हैं कि ये कण द्विविमीय गति करता है, और इसकी जो टक्कर को आप समतल टक्कर भी कह सकते हैं, ठीक है। हमने कहा इनका x अक्ष के साथ जो कोण बना हुआ है वो α1 और α2 है। क्या है, α1 और α2 बनता है। चलिए अब हमने कहा स्टूडेंट्स
देखिए यह मैं थोड़ा सा ध्यान देना, मैं किस तरह से डायग्राम बना रहा हूं आपको, क्योंकि आपने डायग्राम जितना अच्छी तरह से समझा उतना आपको क्लियर होगा। देखो ये कण आपस में टक्कर करते हैं इस बिंदु पर, है ना, टक्कर करते हैं। टक्कर के बाद M1 कण जो है मैंने इसको ब्लैक से दर्शाया क्योंकि ये सीधी रेखा में नहीं जाएगा। यदि ये सीधी रेखा में चल जाता है तो ये तो अपने सीधी टक्कर होगी, ठीक है ना। अपन ने तो ये कहा कि टक्कर करके कुछ दिशा से ये मुड़ जाता है, इसको हमने नाम दे दिया M1। ये कण इसके साथ है और इसका जो कण है अपने पास वो बन जाता है कितना, M2। इसका वेग अपन मान लेते हैं v1 है और इसका वेग अपन मान लेते हैं v2 है, ठीक है। एक का वेग v1 और दूसरे का वेग अपने पास बन जाता है v2 के रूप में। अब देखो हमने कहा इस एक्स अक्ष के साथ जैसे यहां कोण बनाया, एक्स अक्ष ये है, हमने यहां पे भी दोबारा से दो कोण बना दिए। देखो एक बात और, यदि आपने इसको जैसे कि सर M2 ही हम तो इसको मान लेते हैं, तो देखो ध्यान दो, यदि आपने इसको M2 माना ना, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख हो जाएंगे और शीर्षाभिमुख होते ही यह कोण इसके बराबर तो यह कोण इसके बराबर, तो सारी स्थिति एक जैसी जाएगी, जो कि संभावना नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आपको यह बताना पड़ेगा कि यह कण टक्कर के पश्चात कुछ तिरछी टक्कर करते हैं, तभी तो इसका नाम क्या दिया है हमने, तिर्यक टक्कर, तिरछी टक्कर, ठीक है। तो ये कण तो अपन मान लेते हैं β1 है और ये कण अपन मान लेते हैं β2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहां पर पूरी पॉइंट्स को एक बार संक्षेप में हम डिटेल्स में लेकर आते हैं। स्टूडेंट्स हमने माना कि दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, एक्स वाई तल में u1 और u2 प्रारंभिक वेग से गतिमान होते हैं। कण m1 और m2 एक अक्ष के साथ प्रारंभिक कोण α1 और α2 बनाते हैं, ओके। जब ये कण टक्कर करते हैं बिंदु O पर, तो टक्कर के पश्चात इनके वेग v1 और v2 हो जाते हैं तथा ये कण एक्स अक्ष के साथ β1 और β2 प्रकार का कोण बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने ये नॉर्मल बातें हमने यहां पर जान ली। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास संवेग संरक्षण का नियम और गतिज ऊर्जा नियम किस प्रकार से लागू होगा। देखिए हमारे पास यहाँ दो अक्ष बनती है, एक अक्ष तो है एक्स अक्ष और दूसरी अक्ष बनती है वाई अक्ष। तो आपको संवेग जो निकालना रहेगा वो दोनों अक्षों के सापेक्ष ज्ञात करना होगा। एक तो एक्स अक्ष के सापेक्ष और दूसरा होगा वाई अक्ष के सापेक्ष, ओके। चलिए अब ये कैसे निकालेंगे आप देखो, आप कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। चलिए अब मैं आपको बताता हूं घटक आप कैसे बनाएंगे। देखो सुनना, पहले हम निकालते हैं एक्स अक्ष के लिए, ये टक्कर से पूर्व की घटना है और यह टक्कर के पश्चात। ये तो है आपके पास टक्कर से पूर्व, ठीक है ना, और ये बनता है आपके पास टक्कर के पश्चात, ठीक है। चलिए देखो यदि अपन थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बनाते हैं, यहां से अपने लंब डाला जैसे ये, तो स्टूडेंट्स आप भली बात जानते हैं ये तो है आपके पास आधार जो कि एक्स अक्ष को बताता है और ये आपके पास बनता है लंब जो कि वाई अक्ष के अनुदिश होगा। तो आप जब इसको घटकों में बांटेंगे तो इस कण के लिए ये तो बनेगा आपके पास, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं u2 cos α2 और ये बनेगा आपके पास फर्स्ट के लिए जो कि आपके पास होगा u1 cos α1। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? आपको पहले के मैंने सॉल्व किया है इस चीज का कि क्षैतिज घटक होता है वो कोस में आता है और लंब घटक होता है जो वाई में जाता है। अब ऐसे देखिए आप इसके लिए लंब घटक आप जब निकालेंगे इस दूसरे कण के लिए ना, तो आपके पास बनेगा u2 sin α2, पहले कण के लिए बनेगा u1 sin α1, ठीक है। ये तो हुआ टक्कर से पूर्व का। अब आते हैं अपन टक्कर के बाद, वही प्रक्रिया अपने पास है। यहां पे भी देखो आपने दो लंब डाले इस तरह से,
यह क्षैतिज है यह, तो अपन ने इसको दे दिया एक, जो कि अपने पास है M2 के लिए, तो हमने इसको बोल दिया V2 cos बीटा 2, और ये 2 के लिए है आपके पास, जो कि बनेगा V1 cos बीटा 1। ठीक है, लंब की बात करो, इसमें लंब के रूप में आपके पास ये तो आ जाएगा V1 sin बीटा 1, और इसके लिए बनेगा आपके पास V2 sin बीटा 2। देखिए मैंने इस डायग्राम में कितना सरल आपको सारा काम कर दिया है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यदि आपने डायग्राम पर ध्यान दे दिया तो आपके पास बचा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स घटक क्षैतिज के रूप में होगा जो कि कोस में आएगा, वाई घटक लंब के रूप में होगा जो कि साइन के रूप में आता है। ठीक है, अब हम दो अक्षों के सापेक्ष, पहला अपने पास है एक्स अक्ष के सापेक्ष अपन ने लिया किसको, संवेग संरक्षण के नियम को, संवेग संरक्षण के नियम से क्या बनता है, देखो अपने पास बनेगा, संवेग की परिभाषा के अनुसार होता है एम वी। अब एक्स अक्ष के लिए टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात, तो अपने पास बनेगा टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के पश्चात कुल संवेग। चलिए अपने पास बनेगा M1 U1, इसको अपन थोड़ा डिफरेंस बना लेते हैं लैंग्वेज को। हमने कहा M1 U1 cos α1 प्लस M2 U2 cos α2 बराबर होगा M1 V1 cos बीटा 1 प्लस M2 V2 cos बीटा 2। ठीक है, इसको अपन ने ले लिया समीकरण नंबर 1। ये तो हुआ स्टूडेंट्स आपके पास एक्स अक्ष के सापेक्ष। ठीक है ना, अब अपन लेते हैं वाई अक्ष के सापेक्ष। तो अपने पास देखिए वाई अक्ष के सापेक्ष क्या बनेगा, वाई अक्ष के सापेक्ष, बात वही है, नियम काम में ले रहे अपन संवेग संरक्षण का नियम। हम केवल अभी संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपके पास बनेगा M1 V1 cos बीटा 1 प्लस M2 V2 cos बीटा 2 बराबर होगा M1 V1 cos अल्फा 1 आएगा यहाँ पे, पहले टक्कर से पूर्व की बात कर रहे हो ना आप, इसलिए अल्फा 1 और यह अल्फा 2। और यहां पर भी वेग अपने पास मिस्टेक हो गई है अपने से, U1 और यह U2, यहां V1 और cos बीटा 1 प्लस M2 V2 cos बीटा 2, समीकरण नंबर 2। इस तरह से स्टूडेंट्स अपने पास यह संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर हमने एक्स और वाई दोनों अक्षों के लिए संवेग संरक्षण के नियम को ज्ञात किया। अब अपने पास इसका अंतिम पॉइंट के रूप में बनेगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ऊर्जा संरक्षण के नियम से, संरक्षण से आपको क्या बनेगा, देखो घटना वही है, टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा बराबर टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा। तो हमने कहा टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा बराबर होगी टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब जैसा आप जानते हैं कि अपने पास जब घटना बनेगी, यहां तो आपने अल्फा के रूप में लिखा या बीटा के रूप में लिखा, लेकिन यहां आप किस रूप में लिखेंगे। देखो यहां लिखने का रीजन था कोण, दिशा,
इसलिए था क्योंकि संवेग जो होती है एक सदिशाशी होती है, इसलिए इसको कोण के रूप में व्यक्त कर सकते हो। लेकिन ऊर्जा जो होती है एक अदिशाशी होती है, इसलिए इसको कोई दिशा के रूप में, कोई एंगल थीटा के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो आप कुल ऊर्जा सीधा सा है 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर होगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास समीकरण 1, 2 और 3 को हल करके टक्कर की व्याख्या आप कर सकते हैं। अब देखो, इसको हल करने का स्टैंडर्ड एक मानक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। जब वैल्यू हमें दी जाएगी तो ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया कोण 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, टक्कर के पश्चात वेग कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हो जाते हैं, तो वेग रखेंगे आप, ठीक है ना। और वेग रख के दो समीकरण आपको बनेगी, इनकी दो समीकरणों की सहायता से आप वेग v1 और v2 या u1 और u2 जो भी आपको दिया गया है और जो आपसे ज्ञात करवाना है आप ज्ञात करेंगे, जिससे आपको ऊर्जा को यहां पर प्राप्त करें। इस तरह से स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे समीकरण 1, 2 व 3 को हल करके टक्कर की व्याख्या की जा सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो आपके पास है फर्स्ट मेथड। अब मैं और चेंज मेथड आपको ये बताऊंगा, पॉइंट यही होगा, तरीका ये होगा, डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपनी फेयर कॉपी में इसको जल्दी से नोट करिए स्टूडेंट्स। एक मिस्टेक अपने पास यहाँ बन रही है, हमने देखो जल्दबाजी थोड़ी सी कर दी। हमारे पास यहाँ पर y अक्ष के लिए यहाँ पर ये लाइन में हमारे पास पहले शुरुआत में गलती हो गई थी, जो अपने को इशारा कर रही थी कि आपने कुछ गलती की है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि y अक्ष के अनुदिश साइन आता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए गलती हो गई है। अपने पास यहाँ होगा साइन α1 और यहाँ अपने पास बनेगा साइन α2 और यहाँ आपके पास होगा साइन β1 और यहाँ होगा आपके पास साइन β1 और यहाँ होगा साइन β2, ठीक है स्टूडेंट्स। गलती हो गई है, ध्यान रखना, क्योंकि कोण होने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हम किस घटक को प्राप्त करना चाह रहे हैं, x अक्ष के लिए कोस आता है और y अक्ष के लिए साइन आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको लिखिए आप जल्दी से, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने एक समतल के रूप में कण की गति को पढ़ा। अब स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट जो मैं लेने जा रहा हूं, इसका स्थिति नंबर 2 आपके पास जो है, ध्यान देना, यह आपके 11th क्लास की बुक के आधार पर भी है। स्थिति नंबर 2 मेथड 2 आपके पास बनती है यह, ठीक है ना। बेहद चेंज मूवमेंट आपके पास कंडीशन रहेगी ये। देखो वही कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने बनाया है यहां पे इस तरह से, ये तो आपके पास जैसा कि अपन कहते हैं एक अक्ष, मूल बिंदु O आपके पास बनता है, ये है y अक्ष, ठीक है ना। हमने ये कहा स्टूडेंट दो कण है अपने पास, ये देखो आप ध्यान से देखना, ये तो है अपने पास पहला कण, जिसका द्रव्यमान है m1 और ये कण u1 वेग से गतिमान है, इसका प्रारंभिक वेग बनता है u1, ठीक है। अब ये कण क्या करता है स्टूडेंट्स, m2 द्रव्यमान का जो कण है उससे टक्कर करता है, लेकिन शर्त ये है कि ये कण क्या है, विराम अवस्था में है। क्या विराम अवस्था में है? तो अपने पास कंडीशन बनती है, यह जो घटना आप बना रहे हो टक्कर से पूर्व की है, टक्कर से पूर्व आपके पास बनता है, ठीक है ना। तो देखो दोबारा बात को सुनिए आप, m1 द्रव्यमान का कण है, m2 द्रव्यमान के कण से टक्कर करता है x अक्ष के अनुदिश,
ठीक है। लेकिन m1 कण जो है इसका प्रारंभिक वेग u1 है और m2 द्रव्यमान जो कण है वो विराम अवस्था में है, अर्थात इस u2 बराबर 0। जब ये कण सीधी टक्कर करते हैं तो स्टूडेंट्स यदि हम ये आपसे कहें तो बताइए इसके घटक क्या बनेंगे। तो देखो इसके कोई घटक नहीं है, x अक्ष के अनुदिश है, x घटक अपने पास बनेगा, लेकिन ये विराम अवस्था में होने की वजह से संवेग 0 बन जाएगा आपका। लेकिन ये कण जो है y में तो है ही नहीं, x से केवल इसका जो भी घटक बनेगा वो x घटक होगा। लेकिन यहाँ x की भी जो वैल्यू होगी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि कण x पर ही रखा हुआ है, तो वहां x पर जब कण रखा हुआ है तो x घटक 0 के साथ कोण बनेगा और 0 के साथ cos 0 का मान होता है 1। तो अपने पास यहाँ पर टक्कर से पूर्व इस कण का संवेग तो 0 होगा और इस कण का जो संवेग होगा वो m1 इंटू u1 होगा। ठीक है। अब ये कण क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टक्कर करते हैं और टक्कर के फलस्वरूप x y तल में गतिमान होते हैं। इस तरह से x में ये तो चला जाता है एक कण, मान लीजिए ये कण है आपके पास m1, इसका वेग अपन कह देते हैं v2 है, सॉरी v1, इसका वेग कितना है v1। ये अपने पास यहां इस क्षैतिज के साथ कोण बनाता है थीटा। ठीक है। और दूसरा कण जो है m2 द्रव्यमान का जो कण आपके पास बनता है वह इस तरह से टक्कर करता है। कोई दिक्कत नहीं यदि आप इनको इंटरचेंज भी कर देते हो। ठीक है। ये हो जाता है m2, ये वेग है इसका v2 और ये कोण अपन मान लेते हैं इसका θ2 है। एक बार पूरी बात को दोबारा सुनिए आप। यहां पर हमने ये माना दो कण हैं m1 और m2 जिनके प्रारंभिक वेग u1 और u2 है। जहां m2 द्रव्यमान का जो कण है वह स्थिर अवस्था में है, m1 द्रव्यमान का कण u1 वेग से m2 द्रव्यमान के कण से x अक्षीय अनुदिश टक्कर करता है। ठीक है। मतलब यहां तक तो टक्कर आपके सीधी बनी हुई है, क्षैतिज के साथ x अक्ष के साथ किसी प्रकार का कोण नहीं बन रहा, अर्थात 0 डिग्री कोण है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे कण का जो संवेग बनेगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो इसका वेग 0 है, तो इसका कण तो का जो संवेग बनेगा तो 0 और इस कण का जो संवेग बनेगा वो आपके पास क्या होगा m1 u1। ठीक। और अब टक्कर के बाद की अपन बात करते हैं, इसके घटक बनेंगे क्योंकि ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर अपने पास पहले अपन क्षैतिज घटक की बात करें तो देखो इसका जो क्षैतिज घटक बनता है वो ये है आपके पास क्षैतिज के साथ कोण बनता हुआ, और यदि लंब घटक की आप बात करते हैं तो लंब घटक होगा इस प्रकार से। ठीक है ना। क्षैतिज घटक आप भली भांति जान गए, बहुत अच्छी तरह आप जानते हो, आपके पास बन जाएगा m1 u1 cos θ1। ठीक है। और लंब घटक जो आपके पास बनेगा उस लंब घटक को आप यहां लिख सकते हैं कैसे, m1 सॉरी यहां पर v1 रहेगा आपके पास, m1 v1 cos सॉरी sin θ1। ठीक है। और यहां आपके पास हो जाता है ये भी v1 के रूप में, क्योंकि टक्कर के बाद वेग v1 और v2 हो जाते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स नीचे वाले कण की अपन बात करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए क्षैतिज तो ये और लंब यह बनेगा। ठीक है। तो ये इसके लिए दोनों एक ही दिशा में है, तो इसका बन जाएगा m2 v2 cos θ2। ठीक है ना। और इसके लिए बनेगा m2 v2 sin θ2। क्लियर है। दोबारा एक बार समझ लीजिए आप। आपके पास कंडीशन क्या बन रही है स्टूडेंट्स यहां पर कि दोनों कण टक्कर करते हैं, टक्कर के बाद ये एक्स वाई तल में गतिमान होते हैं। एक्स कण जिसका अंतिम वेग v1 सॉरी प्रथम कण जो है उसका अंतिम वेग v1 और दूसरा कण जो है अंतिम वेग v2 हो जाता है। ये क्षैतिज के साथ θ1 और θ2 कोण बनाते हैं। ठीक है। जब हमने इसको आधार घटक और लंब घटक में विभाजित किया, क्योंकि त्रिभुज नियम जानते हो दो क्रमागत भुजाएं वो नीचे एक ऊपर जा रही है और एक नीचे जा रही है, तो ये तो लंब घटक m1 v1 sin θ1 और ये m2 v2 sin θ2 दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ध्यान रखना, y अक्ष के अनुदिश जो संवेग बन रहा है, किसके अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश जो संवेग बन रहा है वो आपके पास एक तो ऊपर है एक नीचे। इसके पहले वाले चित्र में हमने बताया था दोनों एक ही दिशा में थे, इसलिए आपने जोड़ा था वहां पे। यहां पर आपके पास माइनस का चिन्ह आएगा, कैसे आएगा अभी आपको और बताऊंगा। दूसरा तरीका एक और है इसको निकालने का। आपके पास बनता है दोनों एक ही दिशा में है m1 v1 cos θ1
और m2v2 cos थीटा 2। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, आपको संवेग निकालना है दोनों अक्षों के सापेक्ष। तो पहले x दिशा में एक घटक आप निकालेंगे संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से आप कहेंगे पहले x अक्ष के अनुदिश है ना, x अक्ष के अनुदिश अपने पास क्या बनता है, देखिए अपने कहा इसको x अक्ष के अनुदिश अपने पास क्या बनेगा, अनुदिश। जैसा भी मैंने आपको कहा x अक्ष के अनुदिश में दूसरा कण तो विराम है, पहला कण ही गतिमान है, तो आपके पास बनेगा m1 u1 बराबर होगा, यहां x अक्ष में दोनों एक दिशा में जुड़ रहे हैं इसलिए आपके पास बन जाएगा m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन लेते हैं y अक्ष के अनुदिश। तो y अक्ष के अनुदिश क्या कहता है, यह y अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश आपको मिलेगा, देखिए टक्कर से पूर्व कितना है 0, क्योंकि y अक्ष तो है ही नहीं, यहां पे 0 बन जाएगा बराबर। ठीक है, दोनों की दिशा विपरीत है तो हम इसको मैथमेटिक्स के रूप में लिखते हैं, तो m1 v1 cos नहीं, आज पता नहीं क्या हो रहा है कि y अक्ष के लिए बार बार cos लिखने में आ रहा है, sin थीटा 1, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आप जानते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है उसको माइनस के रूप में लिखा जाता है, तो आपके पास यहां पर यदि आप इसको चाहें तो यूं लिखो प्लस m2 v2 साइन और ये हो जाता है माइनस के थीटा 2। और आप जानते हैं गणित में कि साइन माइनस का थीटा जो कोण होता है वो बनाता है माइनस के साइन थीटा, इसलिए आपको बनेगा 0 बराबर होगा m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2, समीकरण नंबर 2। देखो यहां मैंने जो किया ना तो ये गणित के आधार पर ही है, और यदि आप, क्योंकि चित्र अपने इतना बढ़िया बना दिया इसका, चित्र में सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया है हमने, आप चाहें तो डायरेक्ट यूं भी कह सकते हैं, दोनों की दिशा परस्पर विपरीत है, एक अप साइड तो एक डाउन साइड है। ठीक है, तो आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, एक को तो पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव अक्ष के अनुदिश है, ये नेगेटिव के अक्ष के अनुदिश है इसलिए माइनस का साइन आएगा। यहां 0 इसलिए लिखा क्योंकि कण x अक्ष के अनुदिश है, y घटक 0 बनता है। ठीक है, ये तो अपन ने लिखा स्टूडेंट संवेग संरक्षण के आधार पर। अब अपन लिखते हैं गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से, संरक्षण के नियम से अपने पास क्या बनता है, भली बात जानते हैं, टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा बराबर होगी टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा। तो अपने पास बनेगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर होगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। हम जानते हैं यहाँ u2 बराबर 0 है, अतः अपने पास बनेगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर बराबर होगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये समीकरण आपको प्राप्त होती है, समीकरण 1, 2 और 3। ये स्टूडेंट्स विशेष स्थिति नंबर 2, तिर्यक टक्कर करती हुई कण की गति से संबंधित संवेग और उसकी ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। यदि स्टूडेंट्स आप इन समीकरणों को और हल करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम इस स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे। आप पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास इक्वेशन 1, 2 और 3 प्राप्त हो गई। अब मैं आपको एक विशेष स्थिति बता रहा हूं, ध्यान देना, इस साइड लिख रहा हूं मैं आपको, ये स्टार के रूप में विशेष स्थिति में आपके पास ये हो सकता है कि सिद्ध करो कि आपको बनेगा कि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, अर्थात टक्कर के पश्चात कण परस्पर
या एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, सवाल हो सकता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अपन ने क्या कहा, हम इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। यहां पे हमने कहा यदि अपने पास m1 बराबर m2 बराबर m हो तो, ठीक है, करना तो यही है आपको, लेकिन अब इसमें हम m1 और m2 की वैल्यू को इक्वल कर रहे हैं किसके, m के बराबर। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं समीकरण 1 से क्या बनेगा आपके पास, इधर m रखा तो केवल u1 बनेगा क्योंकि इधर से m कैंसिल हो जाएगा। तो u1 बराबर होगा v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। समीकरण नंबर 4 मैंने इसको दे दिया। अब बात करते हैं समीकरण 2 से क्या बनता है। देखो आपके पास बनेगा 0 बराबर होगा v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2, समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार से अंतिम समीकरण जो 3 थी आपके पास, समीकरण 3 से आपको बनेगा 3 से ये 1/2 तो कैंसिल हो जाता है, m कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास बनता है u1 स्क्वायर बराबर होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 6। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स अपने पास समीकरण 4, 5 और 6 प्राप्त होती है। इसको हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के लिए हमने क्या कहा, सोल्व करने के लिए हमने ये कहा इसको कि समीकरण हम यहां पर 4 और 5 को वर्ग करके जोड़ रहे हैं। किसको, 4 और 5 को वर्ग करके जोड़ने पर हमने कहा समीकरण 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से, चलो इसका स्क्वायर किया तो u1 स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट साइड में केवल यही पद है अपने पास, ये पद बनेगा v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 का होल स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करना है अपने को v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2 का होल स्क्वायर। चलिए u1 स्क्वायर बराबर, ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अपने पास बनेगा v1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 प्लस 2v1 v2 cos θ1 cos θ2। ठीक है ना, ऐसे ही इस वाले को ओपन करते हैं तो प्लस के v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 माइनस आपके पास आएगा 2v1 v2 साइन θ1 साइन θ2। ये इक्वेशन आपको स्टूडेंट्स इस तरह से प्राप्त होती है। चलिए हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चेंज कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, यहां पर u1 स्क्वायर बराबर होगा, देखो इसके साथ यह कॉमन लिया अपन ने, v1 स्क्वायर यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर θ1 प्लस कोस स्क्वायर θ2, प्लस ऐसे ही इसके साथ इसको हमने कॉमन लिया θ2 स्क्वायर के साथ, कौन कॉमन आ रहा है अपने पास, कोस θ2 स्क्वायर के साथ ये साइन स्क्वायर θ2, v2 स्क्वायर अपने पास जाएगा साइन स्क्वायर θ2 प्लस कोस स्क्वायर θ2। ठीक है, हमने लिखा प्लस 2v1 v2 कॉमन लिया, यहां से बनता है cos θ1 cos θ2 माइनस, क्योंकि माइनस साइन है, साइन θ1 साइन θ2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपके पास यहां पर इस तरह से प्राप्त होता है। अब देखो अपन इसको और आगे बढ़ाते हैं, कैसे बनेगा ध्यान से देखना, क्योंकि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बहुत टिपिकल होने जा रही है आपके पास। अब आगे अपने पास ये वैल्यू तो बन जाती है 1, है ना, तो अपने पास वैल्यू जाएगी u1 स्क्वायर बराबर होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, और ये फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स cos θ1 प्लस cos θ2। हम जानते हैं ये फॉर्मूला, हमने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया भी है। मैं एक साइड फॉर्मूला लिख देता हूं, जो स्टूडेंट्स आज हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं वो हमारी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लेंगे। cos a cos b माइनस साइन a साइन b बराबर होता है cos
ए प्लस बी। ये फॉर्मूला गणित में हमने पढ़ा भी है, हमने हमारे पहले की वीडियो में बताया भी है आपको। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास v1 प्लस v2 का मान कहीं दे रखा है अपने को, हमने लिखा है समीकरण 6। मैं ऊपर से मिटा देता हूं इसको, ठीक है ना। आगे अपन इस चीज को और कैरी करते हैं और देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए समीकरण हमने पास 3-6 से यहां मान रखा, समीकरण 6 से, समीकरण 6 से देखो यहां तो u1 स्क्वायर है सही, हमने u1 स्क्वायर लिख दिया बराबर इन दोनों की जगह हमने रख दिया u1 स्क्वायर बराबर प्लस 2v1 v2 cos θ1 प्लस θ2। ठीक है ना। अब स्टेंस ये आपस में कट जाता है तो आपको बनेगा 2v1 v2 और cos θ1 प्लस θ2 बराबर कितना 0। ठीक है, अब यहां दो संभावनाएं हमारे पास बनती है। दो संभावनाएं किस तरह से कि या तो आपके पास ये पद 0 के बराबर हो या फिर ये पद 0 के बराबर हो। लेकिन यदि इस पद को आप 0 के बराबर लेते हैं तो वेग v1 और v2 अंतिम वेग 0 नहीं होगा, तो हम इसको 0 के बराबर लेते हैं। इसलिए हमने कहा कि cos θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो गया 0। अब अपन जानते हैं cos 0 का मान होता है cos 90 डिग्री पर। ठीक है ना, अतः आपके पास बनेगा cos θ1 प्लस cos θ2 बराबर cos 90 डिग्री। cos को आप तुलना कर लीजिए तो आपके पास बनता है θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। ये स्टूडेंट्स आपने सिद्ध कर लिया कि टक्कर के पश्चात दोनों कण परस्पर लंबवत दिशा में गतिमान होंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए और अपनी कॉपी में, क्योंकि मैंने आपको जरूरत से ज्यादा लिखाया है, जरूरत से ज्यादा पढ़ाया है, ध्यान से लिखें, ध्यान से समझे, पूरा याद करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।